करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है पेपर 2 का। और आपको पता है कि मैं पहले 2 लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स मुकम्मल करा चुका हूँ और तीसरे वाले में एटॉमिक फिजिक्स जो है या इसे आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स जो है वो हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें 4th लेक्चर जो आज का है उसको पास्ट पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक जो है वो आज होंगे। उनमें आपका जो टॉपिक है डी ब्रॉगली का, उस पे क्वेश्चन आता है डी ब्रॉगली पे। और इस बार सीएसएस में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि डी ब्रॉगली जो है उसका वेव पार्टिकल और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक इलेक्ट्रॉन से कैसे एसोसिएटेड होती है और उसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव करें। तो इस तरह डी ब्रॉगली को एक नए अंदाज से उसने पूछा था जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स की जो बात कर रहे हैं ना पिछले संडे से, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो डी ब्रॉगली आपको पता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसकी रूह को समझना जरूरी है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहता क्या है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपके पास ये कहता है कि आपके पास अगर एक वेव है, फॉर एग्जांपल ये वेव है, तो इस वेव में कहीं पार्टिकल है। ये अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये मूविंग जो वेव है इस पार्टिकल के हरकत की वजह से एसोसिएटेड है, लेकिन इस पार्टिकल को इस वेव में एग्जैक्ट पोजीशन के साथ बताना मुश्किल है। तो ये जो आपके पास वेव मूव कर रही है, जब ये मूव करती है तो ये एज अ रेडिएशन एक्ट करती है। मतलब जब सूरज से शुआएं जमीन तक पहुंच रही हैं तो वो जो प्रोसेस होगा वो रेडिएशन का प्रोसेस होगा। लेकिन जब ये वेव किसी चीज के साथ टकराएगी तो वो जो नेचर एग्जिस्ट करेगी, जो नेचर रिफ्लेक्ट उस वक्त करेगी, उसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो बाद में कर लेना ये चीजें, शुरू हो गई है। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें ड्यूल नेचर की बात की गई है वेव के, कि वेव जब मूव कर रही है तो वो एज अ वेव करेगी, और जब वो किसी चीज के साथ टकराएगी तो वो एज अ पार्टिकल जो है अमल करेगी। तो इसे ड्यूअलिटी ऑफ नेचर कहते हैं वेव की। रेडिएशन और मैटर के तौर पर ये काम करती है। तो ये डी ब्रॉगली का जो था छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि क्लासिकल जो फिजिक्स है, अब मेन चीज ये समझना है कि क्लासिकल जो फिजिक्स है उसमें पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं बताया गया था। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि आपके पास जो वेव है वो वेव ही रहेगी, चाहे वो प्रोपेगेशन करे या वो किसी चीज के साथ स्ट्राइक करे। लेकिन जब आपके पास क्वांटम फिजिक्स आई या मॉडर्न फिजिक्स आई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको बयान किया गया, तो उसमें आपके पास बताया गया कि नहीं, जो आपके पास वेव है उसके अंदर एक अमल होता है, और वो कौन सा है? पार्टिकल नेचर का। वेव पार्टिकल भी होती है और वेव आपके पास एज अ रेडिएशन भी काम करती है। तो आपको सवाल जो भी आएगा उसमें 2 चीजें याद रखिएगा, एक क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पूछेगा और मैकेनिक फिजिक्स के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। और दूसरा जो है वो आपसे जो है वो पूछेगा कि वेव की एक रेडिएशन वाला प्रोसेस और एक पार्टिकल वाला प्रोसेस। तो ये हाइपोथेसिस का बुनियादी मकसद जो है वो ये है। तो ये आपके पास आ गया, मैटर बिहेव एज वेव्स व्हेन इट ट्रेवल्स एंड बिहेव्स एज पार्टिकल व्हेन इट मेक्स कोलिजन। हम अब पीछे पढ़ के आए हैं, एग्जाम में आता है कि आप कोई मिसालें दें जिससे साबित हो कि जो आपके पास वेव है वो एज अ रेडिएशन अमल कर रही है। तो एग्जांपल्स मैंने पेपर 1 में जो आपको कराया था जिसमें डाइफ्रैक्शन है, जिसमें इंटरफेरेंस है। तो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है ये लाइट की वेव की जो है एग्जिस्टेंस उसको बताती हैं।
यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूव है लाइट का एज अ वेव के तौर पर। जब आपको पेपर में आए कि मसाले दें कोई, तो आप डायफ्रैक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंस। और जब वो कहता है कि इसकी ड्यूअलिटी की बात करें और वो कहे कि वेव कब एक्ट करती है एज अ मैटर, तो आप उसमें फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट हम करके आए हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये उसकी मिसाल उसने पूछी थी पिछले एग्जाम 2021 में। तो ये कुछ मिसालें हैं। आगे हम देखते हैं कि डी ब्रोगली को कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था। अब देखें रेडिएशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जब रेडिएशन होगी तो आपके पास वेव होगी। तो आपके पास जब वेव वो होगी, उस वेव की कोई ना कोई एनर्जी होगी। अब वेव की जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी, वो उसके मैस से एसोसिएटेड नहीं होगी, वो उसकी वेव लेंथ से एसोसिएटेड होगी। क्योंकि हमने क्या कि रेडिएशन जब है वो वेव के वजह से जो है हरकत करती है। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच एफ, जो प्लांक्स ने बताई थी। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो एच एफ की जगह आप लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास v बराबर होता है एफ लैम्डा के, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की जगह आपके पास आ गया c, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f आ गया c ओवर लैम्डा। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई रेडिएशन की, ठीक है जनाब। तो एनर्जी जो कि वेव से एसोसिएटेड होगी, जब वेव मूव करेगी तो वो होगी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अगर यही जो वेव है ये किसी चीज के साथ टकराती है, जैसे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो क्या होगा उसमें आपके पास अब एनर्जी जो होगी वो मैस की वजह से होगी। क्योंकि अब इसमें हम जो है एज अ मैटर चीज ले रहे हैं, और कोई भी जो चीज मैटर होगी उसका कोई ना कोई मैस होगा। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्र जो है वो आपको बताएगा कि कैसे वेव जो है उसका मैटर में तब्दील हुई है, और उसका वेव की वेवलेंथ से वो मैस में कैसे आ गई है। तो आपके पास आ गया इज इक्वल टू एम सी स्क्र। ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है। अब यहाँ पे एम सी को अलग करने का मकसद ये आपको मोमेंटम बता देगा एम सी। तो एम सी इंटू सी आ गया। एम सी की जगह मोमेंटम लिख सकते हैं पी। इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करें, ये बेसिक बातें हैं। तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू पी सी, पी से सी से सी कट गया। तो आपके पास जो वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये मोमेंटम है। मोमेंटम आपके पास किसी भी पार्टिकल की का है जिस जो पार्टिकल एसोसिएटेड है वेव के साथ। तो यहाँ पे अगर वो पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब ये जो आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन है इंतहाई ज्यादा अहम है। न्यूमेरिकल बहुत दफा इससे आए हैं, बहुत दफा न्यूमेरिकल के लिए अहम है। लॉन्ग क्वेश्चन इस पे बहुत आ जाते हैं, दिखने में आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये जो आपके पास ये इक्वेशन है, इट कपल्स, ये क्या करता है, ये कपलिंग है। किस चीज की कपलिंग है कि जब वेव आपके पास एज अ रेडिएशन मूव करती है, और जब वेव आपके पास एज अ मैटर के तौर पर एक्ट करती है, ये दोनों को कपल करके, दोनों को जोड़ के आपके सामने वेवलेंथ बताएगा। तो जैसे जैसे आपके पास चीज का मैस बढ़ता जाएगा, उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। और दूसरी ये जो वेव है ये आपको बताती है, ये जो इक्वेशन है, कि हर चीज के साथ वेवलेंथ मुंसलिक होती है, जो मर्जी चीज हो। लेकिन क्या होगा, उसका मैस बढ़ता जाएगा तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, उसकी वेवलेंथ इंतहाई कम होती जाएगी। इसलिए जिन चीजों का मैस इंतहाई कम होता है उनकी वेवलेंथ ज्यादा आती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोन है, फोटोन का मैस कंपेरेबल टू जीरो होता है, लिहाजा उनकी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है। लिहाजा हम ड्यूलिटी का जो प्रोसेस है वो फोटोन में बड़े आसानी से देख लेते हैं कि फोटोन जब मूव करते हैं वो एज अ वेव मूव करते हैं, क्योंकि उनका मैस क्या हो जाता है, कम होता है इस वजह से। तो ये आपके पास डी ब्रोगली का था। डी ब्रोगली किसी भी अंदाज से पूछा जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि 2021 के पेपर में देखें आपको डी ब्रोगली या जो क्लासिकल फिजिक्स और हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, उसको कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पता लगेगा। तो अभी तक जितने पेपर हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ड्यूअलिटी में बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स।
फिर कोई मिसाल दें जो बताए कि ये वेव नेचर से एसोसिएटेड है, जो मैंने आपको बताया डिफ्रैक्शन है उसमें, उसमें आपके पास पोलराइजेशन है, उसमें आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस है। और कोई मिसाल दें जो आपकी मैटर को बताए कि हाँ वेव जो है एज अ मैटर भी एक्ट करती है, मतलब ये वेव जो है ये जब स्ट्राइक करती है तो वो उसमें आपके पास स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग में जो है वेव एज अ जो है आपके पास मैटर एक्ट करती है, उसमें आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और ये कॉम्पटन इफेक्ट है आपके पास। तो ये मुख्तलिफ इफेक्ट हैं जिसमें आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को बड़े अच्छे अंदाज से लिख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के सपोर्ट करके। तो ये डी ब्रोगली थी। डी ब्रोगली का जैसा पेपर में आता है क्वेश्चन मैंने वैसा बताने की कोशिश किया है। आपको सिंपल भी आ सकता है व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये न्यूमेरिकल एक हुआ है, न्यूमेरिकल आ सकता है, वो लाजमी पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो मैस मैस भी आपको पता है, तो बस वो कहेगा इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अगर उसकी वेलोसिटी ये हो तो वो वेलोसिटी देकर पूछ सकता है, कुछ भी देकर आपको वो पूछ सकता है। वेलोसिटी ही बनता है क्योंकि एच जो है वो डिफाइंड है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, उनका मैथ वगैरह आपको पहले से पता है, इसलिए ये आसान हो जाता है। अब देखें, हमने फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल आगे हमने प्रूव कर लिया कॉम्पटन इफेक्ट। इसी तरह अब हम बात करते हैं इसकी अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ की। तो डी ब्रोगली एक ऐसा अमल है जिसके अंदर दोनों अमर शामिल हैं। कौन सा? कि वेव एज अ मैटर भी एक्ट करता है और वेव एज अ रेडिएशन भी एक्ट करता है। तो इन दोनों को जो बैक वक्त एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूलिटी ऑफ नेचर पर कोई मिसाल दें, कोई एक्सपेरिमेंट दें, तो आप ये वाला जो इस एक्सपेरिमेंट में एग्जांपल दी गई है, इलेक्ट्रॉन को यूज किया गया है और इलेक्ट्रॉन कैसे एज अ वेव और एज अ मैटर ड्यूलिटी शो करते हैं, वो आप मिसाल दे सकते हैं। मैंने आपको पहले दिन कहा था मेन चीज है आपका क्वेश्चन को समझना। हम जो चीजें कर रहे हैं पेपर उससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा। मैक्सिमम 80 90 बल्कि 100 भी पेपर के आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लेकिन ये होता है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं और आप उसको फिर उसका जवाब कैसे तहरीर करके दे रहे हैं। तो मेन चीज ये होता है, मेरा मॉक लेने का मकसद यही होता है आपसे कि आपका बस ये मुझे पता लगे कि आप सवाल को अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं। सिर्फ ये तो नहीं कि डी ब्रोगली देखा है तो डी ब्रोगली पर लिखना शुरू कर दिया। बेशक डी ब्रोगली से मुतल्लिक है लेकिन देखें कि वो पूछ क्या रहा है, मेन चीज ये है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है बैक वक्त ड्यूलिटी ऑफ वेव को एक्सप्लेन करता है। इसमें आपके पास डायरेक्ट बात पे आते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में आपके पास ये एक फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट है। इसको आपने वोल्टेज से अप्लाई किया हुआ है और इसको जब हम गर्म करें 54 वोल्ट पे, याद रखिएगा ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़नी है। 54 वोल्ट पे जब ये हीटअप किया जाता है तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। और 54 वोल्ट पर उन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे जो है बेहतर होती है। इसलिए हम उस पोटेंशियल को वी मैक्सिमम भी ले सकते हैं, पोटेंशियल जो इसका डिफरेंस होगा जिसपे इसको हीट किया जा रहा है, जिस पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे आपके पास। और अब आप ये एक हमने निकल का क्रिस्टल रखा हुआ है, इसके साथ टकराएंगे। अब इसके साथ टकराने के बाद अब मुझे नहीं पता कि वो एज अ वेव एक्ट कर रहे हैं या एज अ मैटर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के दोनों अमल हो रहे हैं। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ पे टकराएंगे या यहाँ पे वेव का कोई प्रोसेस होगा और ये यहाँ से टकराकर वापस डिटेक्टर में आएंगे और हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे इसकी वेवलेंथ को। तो अब क्या है आपके पास जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फॉल किया जाता है तो अब इधर दो सिचुएशन है। एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जाहिर करेंगे अमल रेडिएशन का और दूसरा अमल जाहिर करेंगे इलेक्ट्रॉन का। रेडिएशन कैसे होगी कि आपके पास ये जो निकल क्रिस्टल है, इस निकल क्रिस्टल के अंदर जो है मुख्तलिफ गैप्स होंगे, क्योंकि क्रिस्टल है और क्रिस्टल जब बनता है उसके अंदर बहुत इंतहाई स्मॉल जो है
वो क्रैक्स होते हैं एटम्स के अंदर, तो वो एज अ स्लिट जो है वो काम करते हैं। मैंने आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बताया था कि आप रूलिंग प्लेट लेते हैं और रूलिंग प्लेट पे हम छोटे छोटे स्क्रैचेस लेते हैं जिसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। और दिस ग्रेटिंग एलिमेंट डी बराबर होता है एल ओवर एन। एल इज द लेंथ ऑफ दिस रूलिंग प्लेट एंड एन इज द नंबर ऑफ लाइंस स्क्रैच्ड ऑन दिस प्लेट। तो ये जो आपके पास लाइंस हैं ये आपके पास एक्ट करती हैं एज अ स्लिट। और जब आपके पास वेव आती है तो वो इन वेव की स्लिट्स में से जब गुजरती है तो आपके पास डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है। ये मैंने आपको सारा डिफ्रैक्शन में बताया था और इंटरफेरेंस में भी बताया था। तो अब क्या होगा, आपके पास यहाँ पे डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस होगी और आपको पता है कि ये वेव का अमल है क्योंकि इसमें वेव लेंथ इन्वॉल्व है। तो ये कौन सा अमल है, ये रेडिएशन वाला अमल है। तो इस निकल क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे एटम्स के अंदर जो गैप होंगे या क्रिस्टल्स के अंदर जो गैप होंगे दे विल एक्ट एज स्लिट्स। वो स्लिट्स के तौर पर आपके पास काम करेंगे। और जब वेव इनके अंदर आएगी इनसे टकराएगी तो यहाँ पे इंटरफेरेंस का प्रोसेस होगा। जो भी उसमें वापस वेव आएगी उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो एक तो अमल इसमें हो गया रेडिएशन का। अब दूसरा प्रोसेस ये होगा कि जैसे मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट में बताया था, यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, लाइट का मतलब फोटॉन्स है, और ये फोटॉन्स इधर टकराएंगे यानी स्कैटर करेंगे। जिस तरह उधर हमने देखा था कि आपके पास एक्स रे आती हैं, एक्स रे आपको इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चला जाता है, एंगल फाई बनाता है, और वो जो एक्स रे हैं वो अपनी वेवलेंथ कम कर देती हैं और एक एंगल थीटा में चली जाती हैं, जो कॉम्पटन इफेक्ट में हमने निकाला था। सेम इसी तरह आपके पास यहाँ पे दो अमल होंगे, याद रखें, रेडिएशन और दूसरा है मैटर। रेडिएशन में आपके पास इन्वॉल्व होगी डायफ्रैक्शन, और जो मैटर वाला अमल होगा जिसमें ये स्कैटर करेंगे, ये यहाँ से आएंगे और टकराएंगे। हम पूरे सवाल में ये करेंगे कि हम स्कैटरिंग के जरिए वेवलेंथ निकालेंगे कि क्या वेवलेंथ आती है, और दूसरे अमल में हम इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के जरिए वेवलेंथ निकालेंगे। अगर दोनों वेवलेंथ सेम आ गई तो इसका मतलब है कि आपका जो डी ब्रोगली वाला थीसिस था वो बिल्कुल ठीक था। और अगर वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा है तो ये बात डी ब्रोगली ने ड्यूअलिटी वाली जो की थी वो गलत हो जाएगी कि दोनों वेव जो है एज अ रेडिएशन और एज अ मैटर एक्ट करते हैं। तो ये आपने यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है आपने, और आपसे पूछा भी यही जाएगा। तो आपके पास पहले आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन में देने के बाद कि हाउ फोटॉन्स एक्ट एज रेडिएशन। आप पहले हेडिंग देंगे कि फोटॉन्स रेडिएशन के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि रेडिएशन हो रही है, हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ है, और डिटेक्टर जो है आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास ब्राइट फ्रिंज को देखेगा, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो आपके पास हमने निकाली थी इक्वेशन, वो थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैमिडा। तो अगर वो डार्क के लिए होता तो वो एम प्लस हाफ हो जाता है, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, एन वन हो गया। और उसके बाद वेवलेंथ आपने निकालनी है कि जो प्रोसेस आपके पास डायफ्रैक्शन का हुआ है उसकी वेवलेंथ क्या है मेन। डी आपके पास वो जो स्लिट है उनका डिफरेंस है, तो निकल क्रिस्टल का जो निकाला गया था वो 215 पिकोमीटर था, इंतहाई कम था क्योंकि ये एटम के अंदर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इंट्रा एटम्स की। और साइन थीटा, थीटा एंगल है कि जिस एंगल पर वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कि आपके पास जो स्लिट्स हैं, स्लिट्स में किस एंगल के साथ जो है वेवलेंथ टकरा रही है और दोनों वेव आपस में दोबारा मिलके इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो वो एंगल आपके पास थीटा है। तो यहाँ पे आप एंगल थीटा, वो आपने जो मेजर किया है वो 50 डिग्री है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये 215 भी। तो आप वेवलेंथ जो निकालेंगे ड्यू टू डायफ्रैक्शन के जरिए वेवलेंथ, जो कि आपको रेडिएशन का अमल बताती है, रेडिएशन के मुताबिक इसकी वेवलेंथ होनी चाहिए 165 पिकोमीटर। तो ये एक मैटर जो है जो कि मूव कर रहा है फोटोन,
उसकी वेवलेंथ कितनी है, 165 पिकोमीटर, जो कि आपने निकाली है रेडिएशन के अमल के जरिए। अब इसी वेवलेंथ को आप निकालेंगे दूसरा प्रोसेस जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग हो रही है, या जो आपको ड्यूअलिटी के बारे में बताता है, मैटर के बारे में बताता है वेव की, उसके बारे में हम निकालेंगे। तो वो आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब टकराएगा, और टकराने के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ पे एच आपके पास कांस्टेंट है, मैस आपके पास जो है एम वी, ये फैक्टर जो है इसको आपने निकालना है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने इस टंगस्टन के फिलामेंट को गर्म किया है, और उसको हमने कैसे गर्म किया आपको पता है, W इज इक्वल टू वी क्यू, जो उस इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल दिया गया है उस पे वर्क डन कितना हुआ है, W इज इक्वल टू वी क्यू या V इज इक्वल टू W ओवर क्यू। ये पिछले तमाम लेक्चर्स में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन रखेगा जब वो फिलामेंट से निकलेगा, वो होगी ई वी नॉट। वी नॉट आपके पास पोटेंशियल है जो आप जिसपे फिलामेंट को गर्म कर रहे हैं, 54 वोल्ट है, और E इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1/2 mv² आ गई। इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को आप इसके साथ जो है इक्वेट करें, तो यहाँ से mv निकाल लें, mv निकाल लें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे mv का फैक्टर मिस है, तो इधर भी m से मल्टीप्लाई करें, इधर भी m से मल्टीप्लाई करें, m² आ गया, और एंड पे अंडर रूट ले लें, तो mv आपके पास जनाब क्या आ जाएगा, √2 mev²। तो इससे मेरा वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है वो इग्नोर हो जाएगा, जिसको मुझे निकालने के लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ना था। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी है, एम बी की जगह √2 mev² पुट करें, तो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V0 पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है, इनकी वैल्यू निकालें, तो आपके पास लगभग जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 166 पिकोमीटर। उधर भी ऑलमोस्ट 165 पिकोमीटर, बात एक ही है। तो इससे आपके पास साबित हो गया कि आपके पास जो वेवलेंथ दोनों तरीकों से निकली है वो आपके पास सेम है। लिहाजा डी ब्रोगली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई कि डी ब्रोगली जो बात करता है कि वेव जब मूव करती है रेडिएशन के तौर पर वो वेवलेंथ, और जब एक मैटर है, एक पार्टिकल है जिसके साथ ये वेव एसोसिएटेड है, उस पार्टिकल की वेव और रेडिएशन की वेव दोनों की आ गई, बराबर आ गई, जिससे साबित हो गया कि आपके पास जो ड्यूअलिटी ऑफ वेव जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये ड्यूअलिटी ऑफ वेव है, ये इसको टॉपिक को किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको सारी इनपुट दे दूं, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल इसमें से आ सकते हैं, बल्कि बहुत बार आए हैं, पास पेपर का मुआयना किया जाए तो न्यूमेरिकल जा बजा नजर आएंगे। उसके अलावा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको किस तरह से है मैंने बताया है। ड्यूअलिटी को प्रूव करें डेविसन जर्मर मेथड के जरिए। इलेक्ट्रॉन को कहता है मिसाल लें, तो इलेक्ट्रॉन की बताएं कि इलेक्ट्रॉन कैसे ड्यूअलिटी शो करता है, तो ये ड्यूअलिटी बता रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को ही आपने लिया है, तो आप इसकी मिसाल देके इलेक्ट्रॉन की जो है ड्यूअलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था डी ब्रोगली। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछें। कोई भी आपके ज़हन में एम्बिगिटी हो, क्यूरी हो इस बारे में, तो लाजमी मुझसे पूछें प्लीज। सर ये ड्यूरोगली जो ये एक अलग से टॉपिक है और इसका जो थ्योरम है वो अलग से है। जी बिल्कुल, डी ब्रोगली अलग है। डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो अलग साइंटिस्ट ने दिया है वो अलग है। अगर वो नहीं पूछ रहा तो बिल्कुल नहीं लिखना। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जी जी ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। और सर सीएसएस, इसमें हाँ सर हाँ बोले सर पूछें। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बस थोड़ी कम आ रही है, हुक्म करें। हाँ हाँ सर ये सिलेबस में लिखा हुआ है वेव्स एंड पार्टिकल्स एंड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो सर ये जो हमने पूरा टॉपिक किया ये एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ तक, हाँ तो हाँ सर ये मतलब ठीक है, ये इस सिलेबस में आता है यहाँ तक, सही है सर ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये वेव्स और पार्टिकल्स क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, बिल्कुल। तो हाँ मतलब बस ये कवर हो गया से। ये ठीक है कवर हो सर, गया। बस हाँ यहाँ से मैंने, मतलब इतनी। हाँ ठीक है मैंने सर। सिलेबस आपका सामने रखा हुआ है। वेव्स पार्टिकल दोनों, क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं। एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट देख रहा है, ये है डेविसन जर्मर आपका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन क्या पूछता है। अगर वो कहता है कि वेव एज अ एक्ट करती है पार्टिकल और रेडिएशन के तौर पर, इलेक्ट्रॉन की मिसाल लें और साबित करके बताएं। जब वो कहता है ना प्रूव करके बताएं, देन यू हैव टू डिस्कस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और प्रूव के लिए यू हैव टू प्रूव दैट
दैट बोथ प्रोसेस हैव सेम वेवलेंथ। ये आपको करना पड़ेगा, ये इधर से बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन को समझना आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन आप कुछ भी लिखाएं फिजिक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे अगर यही लिखेंगे। ये नहीं कि डेविसन जर्मर पूछा है और आप वहां पे न्यूटोनियंस लॉ ऑफ मोशन लिखाएं फिर नंबर नहीं मिलेंगे। सर ये सर थैंक यू CSS सर। 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं सर, ये न्यूमेरिकल, सर ये इसी में जो है ना आप सर ये दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे जो इन्होंने जिस तरह आप न्यूमेरिकल दिया है 2021 में। बिल्कुल कि मेटल ABC है वर्क फंक्शन 2.2 इस तरह सर। हाँ, वो वर्क फंक्शन वाला न्यूमेरिकल जो है ना, वो मैंने कल पिछले जो लेक्चर कराया था ना इतवार को, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मेटल्स आपको दिए और किसके लिए वर्क फंक्शन इतना है तो कौन सी निकाल पाएगी। तो ये वैसे भी मैं आपको सोल्व दे दूंगा, ठीक है ना, वो इसको डिस्कस कर लेंगे, वो एक अच्छा टॉपिक है। सर थैंक यू। हाँ वो अच्छा टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, सोल्व आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मेन चीज है कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी चीजें इतनी नहीं मैटर करती। जी नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। CSS और PMS की रूह है, 10 नंबर का सवाल लाजमी आता है। PMS 2020 में आ गया, CSS 2019 में आ गया, अब दोबारा आने के बहुत चांसेस हैं। होता ही है आपकी बुक्स में जो आपके पास लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो एक ही है। हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे तीनों डिस्कस करने हैं, तीनों को तीनों डायमेंशन में डिस्कस करना है। आपको मैं जैसे लॉन्ग कराऊं आपने वैसे करना है, और किसी बुक को मैं बार बार कहता हूं आप ना लें, ये बेहतरीन नोट्स हैं, इससे ही तैयार करें। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ड्यूलिटी ऑफ मैटर, मतलब जब आप डी ब्रोगली वेव ले रहे हैं और आप चीजों की रेडिएशन और मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कोई से दो जो चीजें होती हैं, कोई भी दो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं, उन दोनों को साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि रेडिएशन में और मैटर को जब आप डिस्कस करते हैं तो आप उन दोनों को डिस्कस करने के दौरान उनकी दो सी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ले लें, जैसे आप बात कर लें मोमेंटम की और दूसरा पोजीशन उसकी ले लें, तो आप उन दोनों को बैक वक्त दोनों को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, किसी एक को एग्जैक्ट मेजर करेंगे। अगर दोनों को एग्जैक्ट मेजर करना चाहें तो एक जो है उसकी वैल्यू अनसर्टन हो जाएगी, इसे अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये तीन आपके पास है, एक आपके पास पोजीशन और मोमेंटम है, दूसरा आपके पास पोजीशन और वेलोसिटी है, तीसरा आपके पास एनर्जी और टाइम है, ठीक है, सब में दो दो वैल्यू होगी। अब गौर से इसे समझिएगा, ये समझने के तलब है। पोजीशन मोमेंटम क्या है, अब गौर से इसे देखें। पोजीशन मोमेंटम आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप एक्यूरेट मोमेंटम मालूम करना चाहें किसी भी वेव के एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करते हैं तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, आपके पास एक वेव है और इस वेव का पार्टिकल जो है वो ये है फॉर एग्जांपल। अब आप इस वेव का फॉर एग्जांपल जो है पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, मतलब इसकी पोजीशन का मतलब ये है कि ये कहाँ पे इस वेवलेंथ में पाया जा रहा है। इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोस्कोप में से लाइट, आप लाइट को यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप जो है लाइट के प्रोसेस पे अमल करता है और लाइट फोटोन होते हैं। अब आपको इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए जो फोटोन इस्तेमाल करने पड़ेंगे उनकी वेवलेंथ इंतहाई कम होनी चाहिए। वेवलेंथ उनकी जितनी कम होगी वो इसको उतना ही एक्यूरेट मालूम करेंगे। अगर वेवलेंथ इससे भी ज्यादा है इस वाली वेवलेंथ से, तो वो इसे मिस कर देगा, ठीक है ना, वो फोटोन की वेवलेंथ इस को मिस कर देगी। लिहाजा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इसकी पोजीशन एग्जैक्ट और सर्टेन पोजीशन मालूम करने के लिए आपको वेवलेंथ जो है वो फोटोन की कम रखनी पड़ेगी। और जब आप इसकी वेवलेंथ कम रखेंगे तो आपको पता है वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो फोटोन अपनी एनर्जी इसे देगा जब वो इसकी पोजीशन मेजर करता होगा। तो जैसे ही वो इसको अपनी एनर्जी देगा तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ टकराएगा, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। तो इसका मतलब आपको पोजीशन एग्जैक्ट मेजर करते करते आपने उसका मोमेंटम जो है, जो कि P = mv होता है,
क्योंकि आपने अच्छी जो है उसको एनर्जी दी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ आपने कम रखनी है। जब वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा आई, और एनर्जी ज्यादा होगी तो उसने अपनी एनर्जी इसे दे दी, और इसकी वेलोसिटी यानी मोमेंटम चेंज हो गया। तो इसका मतलब आप जब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या वेव लेंथ मेजर कर रहे थे तो आपने उसके मोमेंटम को चेंज कर दिया। इसलिए जब आप मोमेंटम मेजर करते हैं, मोमेंटम मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ भरी कर दें। वेवलेंथ भरी करेंगे तो मोमेंटम मेजर होगा, क्योंकि भरी वेवलेंथ इसको छेड़ेगी नहीं। तो जब भरी वेवलेंथ होगी तो फिर आपको इसकी सही पोजीशन का पता नहीं लगेगा। तो इसका पोजीशन और मोमेंटम जो है उन दोनों को आप साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, आपको किसी एक पर जो है कंप्रोमाइज करना होता है। तो इसे आप कहते हैं पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। ये सारी थ्योरेटिकल बात थी। पहले डेफिनेशन लिखें, exact position and exact momentum of electron cannot be known simultaneously। ये simultaneously का लफ्ज लाजमी लिखना है, आप अलग अलग मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखें, बताएं उसको 3-4 लाइनों में, इतनी लंबी गुफ्तगू ना करें, और फिर आ जाए मैथमेटिकल अप्रोच पे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पोजीशन है, जी पोजीशन हमने देखनी है कि क्या है वो, उसकी वो वेव लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन वही होगी जो उसकी वेव लेंथ होगी, इस वेव लेंथ में कहीं पे भी वो मौजूद है, ठीक है ना। तो यही वेव लेंथ पोजीशन, जितनी कम वेवलेंथ हम रखेंगे उतनी अच्छी हमें पोजीशन पता लगेगी। एक वेवलेंथ ये है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन इसके अंदर कहीं पाई जाएगी, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका एग्जैक्ट पोजीशन बताना। एक वेवलेंथ ये है, तो ये वेवलेंथ जितनी छोटी होगी पोजीशन उतनी एक्यूरेट आएगी। लिहाजा डेल्टा एक्स जो इसकी पोजीशन है वो इसकी वेवलेंथ पूरी के बराबर है। तो डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ। अब आपको पता है कि आप जो फोटोन यूज कर रहे हैं उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, और लैम्डा आपके पास बराबर है डेल्टा एक्स के। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह आप डेल्टा एक्स पुट कर दें, और E की जगह जो है वो आप MC स्क्वायर पुट कर दें। E की जगह आप MC स्क्वायर पुट कर दें, C से C कट गया, तो ये आपके पास MC इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स इधर जाके MC से मल्टीप्लाई हो गया, तो P इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू H आपके पास आ गया, जैसे ये आपके पास है। अब देखें आपके पास मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसका मोमेंटम तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, X, Y, Z तीनों डायरेक्शन में। तो आपके पास जनाबे अली एक्स कंपोनेंट में मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू H ओवर डेल्टा एक्स, लैम्डा का मतलब है डेल्टा एक्स। तो आपके पास जो इसका अनसर्टेनिटी की वैल्यू बनेगी, इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाएगा H के, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास अनसर्टेनिटी, किसकी अनसर्टेनिटी, ये आपके पास आ जाएगी पोजीशन और मोमेंटम की इन एक्स एक्सिस में। इसी तरह आप डेल्टा पी वाई ले सकते हैं, डेल्टा पी वाई लें, लेकिन अब आपके पास वेवलेंथ जो होगी वो डेल्टा वाई हो जाएगी क्योंकि वाई एक्सिस में है। इसी तरह डेल्टा पी जेड आप ले सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगी। इसे हम और ज्यादा जो है एरर से पाक करने के लिए, ताकि सिस्टमेटिक एरर कम से कम हो, टॉलरेंस को बरकरार रखने के लिए हम इसे 2 पाई से भी डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपके पास जो आ जाती है वैल्यू वो h बार आ जाती है। तो ये जो h बार है इसका मतलब है h ओवर 2 पाई। तो इस चीज को इतना समझने की जरूरत नहीं है जो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये आपके पास मोमेंटम और पोजीशन जो है अनसर्टेनिटी आ रही है, मोमेंटम पोजीशन डेल्टा पी एक्स इन एक्स एक्सिस, मोमेंटम पोजीशन इन वाई एक्सिस एंड मोमेंटम पोजीशन इन जेड एक्सिस। तो ये आपके पास आ गया मोमेंटम पोजीशन, ये आपने तीनों डायरेक्शन में लिखनी है। दूसरा आपके पास है पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। बिल्कुल मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि आप जब पोजीशन मेजर करते हैं तो पोजीशन मेजर करते करते आप उसकी वेलोसिटी चेंज कर देते हैं। कैसे, मैंने आपको अभी बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब आपको एग्जैक्ट पोजीशन लेनी है तो यू हैव टू यूज फोटोन ऑफ लेस वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। अब वेव मिनिमम होगी तो आपके जो फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को जिसकी आप पोजीशन मेजर कर रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी है उसे वो चेंज कर देगा। तो इसका मतलब आप पोजीशन एग्जैक्ट मेजर करते करते वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। जैसे वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्वियसली ऊपर वाले पॉइंट में बताया मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसी तरह वेलोसिटी को चेंज करते करते मेजर करते करते आप पोजीशन को चेंज कर देंगे।
तो आपके पास अभी हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो डेल्टा पी एक्स डेल्टा एफ सी, यहाँ से डेल्टा पी एक्स से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो अब आपको पता है वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी आपके पास डेल्टा एम वी एक्स आ जाएगा। तो आप डेल्टा वी एक्स ले लें, एम वहां जाके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास आ गया पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। इसी तरह ये एक्स एक्सिस में है, फिर ये वाई एक्सिस में आ जाएगा, और ये आपके पास जेड एक्सिस में पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म आ जाएगी। और अब अनसर्टेनिटी का तीसरा जो सिनेरियो है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पेपर में सारे लिखने हैं, वो आता है एनर्जी टाइम फॉर्म। कि एनर्जी और टाइम क्या है। एनर्जी टाइम फॉर्म आपके पास ये है कि आप एनर्जी और टाइम दोनों एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास अगर ये एक शेल है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है। डी एक्साइट का मतलब है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की जानिब आता है। तो जब वो हायर से लोअर एनर्जी की जानिब आता है तो ये एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज करता है। तो ये कितने टाइम में उसी एनर्जी को डी एक्साइटेशन जब होता है और डी एक्साइटेशन के दौरान जब ये एनर्जी रिलीज करता है, तो उस टाइम को और उस एनर्जी की वैल्यू को आप साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसे कहते हैं हम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी फॉर्म। कि आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन या एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है, या वो जो एनर्जी ले रहा है या एनर्जी दे रहा है, आप उस एनर्जी की वैल्यू को और वो जिस टाइम में डी एक्साइट हो रहा है या एक्साइट हो रहा है उस टाइम को साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं एनर्जी टाइम फॉर्म। तो इसमें आपको याद रखें कि आपको अब क्या निकालना है, एनर्जी और टाइम निकालना है। आप खुद सारी डेरिवेशन कर सकते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत